एक पीरियड को एक वाक्य का अंत करना चाहिए, किसी लड़की की शिक्षा का नहीं। वाह। ये शब्द अमेरिकी शिक्षिका मेलिसा बर्टन के हैं और हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं शब्दों के साथ एक बहुत बड़ा और जरूरी फैसला सुनाया है। और सिर्फ यही नहीं, इसी के साथ अदालत ने एक और मामले पर भी बहुत सोच समझकर टिप्पणी की है। मुद्दा यही है, लेकिन दायरा बिल्कुल अलग। तो आज हम इन्हीं दो मामलों की गहराई में उतरेंगे। पहला है सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला, हाँ। जिसने स्कूलों में लड़कियों के लिए मासिक धर्म से जुड़ी साफ सफाई और सुविधाओं को मतलब एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया है। और दूसरा मामला है दफ्तरों का, यानी वर्कप्लेस पर मेंस्ट्रुअल लीव या मासिक धर्म अवकाश की जो नीति है, उस पर अदालत का नजरिया काफी अलग था। तो ये दोनों मामले मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। हाँ, कि भारत का कानून और समाज मासिक धर्म के मुद्दे को कैसे देख रहा है। मतलब कहाँ हमें अधिकारों की जरूरत है और कहाँ एक खुली बहस की। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। शुरुआत स्कूलों वाले फैसले से करते हैं। मैंने पढ़ा कि अदालत ने केंद्र और सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और काम करने लायक टॉयलेट दिए जाएं। अब सुनने में ये एक अच्छा निर्देश लगता है, पर इसे मौलिक अधिकार कहना ये तो बहुत बड़ी बात है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची कैसे? इसका कानूनी आधार क्या था? यहीं पर यह केस वाकई दिलचस्प हो जाता है। अदालत ने इसे सिर्फ एक सुविधा के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने इसे संविधान के एक बहुत बड़े सिद्धांत से जोड़ा है, वास्तविक समानता, यानी सब्सटैंशिव इक्वालिटी। वास्तविक समानता, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसका मतलब क्या है? क्या ये हमारे समानता के अधिकार यानी आर्टिकल 14 से अलग है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। हाँ। आमतौर पर हम इसका मतलब समझते हैं कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, लेकिन अदालत ने कहा कि कभी-कभी सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना ही सबसे बड़ी असमानता पैदा कर सकता है। एक मिनट, ये तो उल्टा लग रहा है। मतलब बराबरी के लिए अलग व्यवहार करना जरूरी है? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बिल्डिंग में जाने के लिए सिर्फ सीढ़ियां हैं। ठीक है। आप कह सकते हैं कि सीढ़ियां सबके लिए हैं, तो सब बराबर है। लेकिन एक व्यक्ति जो व्हीलचेयर पर है, उसके लिए वो सीढ़ियां एक दीवार की तरह है। सही बात है। उसके लिए समानता का असली मतलब तब होगा जब वहां सीढ़ियों के साथ साथ एक रैंप भी बनाया जाए। उसे एक अलग सुविधा देना ही उसे दूसरों के बराबर लाएगा। यही है वास्तविक समानता। वाह, ये बहुत साफ तरीके से समझ में आ गया। तो स्कूलों के मामले में ये रैंप क्या है? इस मामले में रैंप है मुफ्त सैनिटरी नैपकिन्स और साफ सुथरे काम करने वाले टॉयलेट। अदालत ने कहा कि अगर एक लड़की को पैड खरीदने के पैसे नहीं होने की वजह से या स्कूल में गंदे टॉयलेट होने की वजह से महीने के कुछ दिन स्कूल छोड़ना पड़ता है, तो उसे लड़के के बराबर शिक्षा का अधिकार कहाँ मिला? एग्जैक्टली। कागज पर भले ही मिला हो, असलियत में नहीं। अदालत की एक लाइन बहुत दमदार है। क्या? मासिक धर्म स्वच्छता उपायों की कमी एक जैविक सच्चाई को एक ढांचागत बहिष्कार में बदल देती है। ढांचागत बहिष्कार? मतलब सिस्टम ही उसे बाहर धकेल रहा है। ठीक है, तो समानता का तर्क तो समझ में आता है, लेकिन अदालत यही नहीं रुकी है ना। मैंने पढ़ा है कि उन्होंने इसे किसी और भी बड़े मौलिक अधिकार से जोड़ा है। हाँ, और वो है आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। लड़की को पैड या टॉयलेट जैसी बुनियादी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो ये उसके सम्मान पर हमला है। उसे शर्मिंदगी और अपमान झेलना पड़ता है। और जब इस वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ता है, तो ये उसकी शारीरिक स्वायत्तता, बॉडीली ऑटोनॉमी और निजता का भी उल्लंघन है। अच्छा, तो समानता और जीवन के अधिकार के अलावा भी कोई आधार था? क्योंकि मुझे लगा था कि यही दो सबसे मजबूत तर्क होंगे। आरटी एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम का इससे क्या लेना देना हो सकता है? यहीं पर अदालत ने एक बहुत ही प्रगतिशील व्याख्या की। हम सब जानते हैं कि आरटी एक्ट मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। हाँ। लेकिन मुफ्त का मतलब क्या है? अदालत ने कहा कि इसका मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस माफ करना नहीं है। तो फिर? इसका मतलब है हर उस पैसे की बाधा को हटाना जो बच्चे को स्कूल आने से रोकती है। तो सैनिटरी नैपकिन का खर्च वो एक आर्थिक बाधा है? अदालत के मुताबिक बिल्कुल। अगर एक परिवार को ये सोचना पड़ रहा है कि वो राशन खरीदें या बेटी के लिए सैनिटरी पैड, और इस वजह से बेटी स्कूल नहीं जा पाती, तो शिक्षा मुफ्त कहाँ रही? वो तो एक शर्त के साथ मिल रही है। इसलिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देना सरकार की एक
कानूनी जिम्मेदारी है, कोई मेहरबानी नहीं। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो अब अदालत ने सिर्फ सिद्धांत नहीं दिए होंगे, कुछ ठोस करने को भी कहा होगा। आखिर जमीन पर क्या बदलेगा? हाँ, और यही इस फैसले की सबसे बड़ी ताकत है। अदालत ने सिर्फ फिलॉसफी नहीं दी, बल्कि एक पूरी चेकलिस्ट दी है। अच्छा। जिसे 3 महीने के अंदर लागू करना है। इसमें 4 मुख्य बातें हैं। ओके, एक एक करके समझते हैं। पहला क्या है? पहला है मुफ्त सैनिटरी नैपकिन। सभी सरकारी और निजी स्कूलों को छात्राओं को मुफ्त में ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल नैपकिन देने होंगे। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल मतलब पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। बिल्कुल। ये नैपकिन वेंडिंग मशीन से या किसी टीचर या स्टाफ के पास उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, नैपकिन मिल गए, लेकिन उनका निपटान यानी डिस्पोजल, वो भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर गांवों के स्कूलों में। अदालत ने उसे भी कवर किया है। दूसरा निर्देश है सुरक्षित निपटान। स्कूलों में ढक्कन वाले कूड़ेदान होने चाहिए जिनकी रोज सफाई हो और नैपकिन को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से नष्ट करने की व्यवस्था हो। और तीसरा निर्देश जरूर शौचालयों को लेकर होगा। हाँ, तीसरा है कार्यात्मक शौचालय। और कार्यात्मक यानी फंक्शनल यहाँ सबसे जरूरी शब्द है। सिर्फ एक कमरा बनाकर उस पर शौचालय लिख देना काफी नहीं है। मतलब लड़के लड़कियों के लिए अलग शौचालय हों, चालू हालत में हों, जिनमें पानी आता हो, दरवाजे पर कुंडी हो, और जो दिव्यांग बच्चों के लिए भी सुलभ हों। हाँ, साथ ही हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए। ये सब तो बुनियादी जरूरतें हैं, लेकिन चौथा निर्देश मुझे बहुत ही विचारशील लगा। MHM कॉर्नर, ये क्या है? ये एक बहुत ही मानवीय पहलू है। चौथा निर्देश है MHM यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर बनाना। ये क्या होता है? ये स्कूल में एक ऐसी जगह होगी जहां आपात स्थिति के लिए कुछ अतिरिक्त अंडरवेयर, स्कूल यूनिफॉर्म का एक सेट और डिस्पोजेबल बैग रखे हों। सोचिए, अगर किसी लड़की की यूनिफॉर्म पर दाग लग जाए तो उसे शर्मिंदगी की वजह से घर न भागना पड़े। बिल्कुल, वो वहां जाकर कपड़े बदल सकती है और अपनी क्लास पूरी कर सकती है। ये छोटी सी चीज आत्मविश्वास पर बहुत बड़ा असर डालती है। तो ये तो हो गया पूरा हार्डवेयर, पैड, टॉयलेट, डिस्पोजल। लेकिन हम सब जानते हैं कि मासिक धर्म से जुड़ी समस्या सिर्फ सुविधाओं की कमी की नहीं है, बल्कि शर्म, झिझक और सामाजिक सोच की भी है। उस सॉफ्टवेयर का क्या अदालत ने उस पर भी कुछ कहा? और अगर आप मुझसे पूछें तो फैसले का ये हिस्सा शायद सबसे क्रांतिकारी है। अच्छा। अदालत ने माना कि आप दुनिया की सबसे अच्छी सुविधा बना दें, लेकिन अगर माहौल ही शत्रुतापूर्ण और कलंकित है तो लड़कियां उन सुविधाओं का इस्तेमाल करने से डरेंगी। ये बात तो 100% सही है। आप दुनिया का सबसे अच्छा टॉयलेट बना दीजिए, लेकिन अगर किसी लड़की को वहां तक जाने में लड़कों की फप्तियों का डर हो तो वो बेकार है। तो इस माहौल को बदलने के लिए अदालत ने क्या रास्ता सुझाया? अदालत ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा ये जरूरी है कि लड़कों को मासिक धर्म की जैविक वास्तविकता के बारे में शिक्षित किया जाए। ये तो बहुत जरूरी है। ये सिर्फ लड़कियों की समस्या नहीं है। एक लड़का जिसे इस बारे में कुछ पता नहीं है, वो मजाक उड़ा सकता है, तंग कर सकता है और उस लड़की के लिए स्कूल आने का अनुभव खराब कर सकता है। तो क्या इसके लिए भी कोई ठोस निर्देश हैं, जैसे पाठ्यक्रम में बदलाव? हाँ, अदालत ने NCERT और SCERT जैसी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वो अपने पाठ्यक्रम में यौवन और मासिक धर्म पर जेंडर रिस्पॉन्सिव सामग्री शामिल करें। और शिक्षकों के लिए? हाँ, सभी शिक्षकों को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, इस मुद्दे पर संवेदनशील होने और छात्राओं की मदद करने के लिए ट्रेनिंग देना अनिवार्य किया गया है। और ये सब कागज पे ही न रह जाए, इसकी निगरानी कौन करेगा? इसके लिए भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। जिला शिक्षा अधिकारियों को साल में कम से कम एक बार स्कूलों का निरीक्षण करना होगा। और सबसे जरूरी बात, क्या? उन्हें सिर्फ प्रिंसिपल की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना है। उन्हें छात्राओं से ही एक सर्वेक्षण के रूप में गुमनाम प्रतिक्रिया लेनी होगी। वाह, मतलब अब सीधे उन लड़कियों से पूछा जाएगा जिन्हें इन सुविधाओं का इस्तेमाल करना है कि जमीनी हकीकत क्या है। बिल्कुल। ये तो वाकई एक 360 डिग्री समाधान लगता है। तो स्कूलों के मामले में अदालत बहुत सक्रिय और दिशा निर्देशक रही, लेकिन जब हम दफ्तरों में मासिक धर्म अवकाश की बात करते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। वहां अदालत का रुख इतना सतर्क क्यों था? मिका की बारीक समझ मिलती है। एक याचिका दायर की गई थी। किस लिए? जिसमें मांग थी कि अदालत सभी राज्यों को निर्देश दे कि वे काम करने वाली महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव अनिवार्य करें। जो सुनने में तो एक प्रगतिशील कदम लगता है।
लेकिन इस पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने बहुत ही संतुलित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। एक तरफ ये नीति महिलाओं को काम करने के लिए एक बेहतर और सहायक माहौल दे सकती है, लेकिन इसका एक दूसरा अनपेक्षित परिणाम भी हो सकता है। एक मिनट, ये तो उल्टा असर हो सकता है। मतलब हम महिलाओं की मदद करने के लिए एक नीति बनाएं और कंपनियां उसी वजह से उन्हें नौकरी देना बंद कर दें। ये तो एक बहुत बड़ा जोखिम है। बिल्कुल, और यही चीफ जस्टिस की मुख्य चिंता थी। उन्होंने इसी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस यानी अनपेक्षित परिणाम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इसे अनिवार्य कर दिया गया तो हो सकता है कि नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर्स महिलाओं को काम पर रखने से ही कतराने लगे, और उन्होंने साफ कहा हम ऐसा भी नहीं होने देना चाहते। मैं ये चिंता समझ सकता हूँ, ये एक वास्तविक जोखिम है। लेकिन क्या इसका दूसरा पहलू नहीं है? इस नीति के समर्थक ये तर्क नहीं देते कि एक जैविक सच्चाई को नजरअंदाज करना भी तो एक तरह का भेदभाव ही है। आपने बहस का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू पकड़ लिया। इस नीति के समर्थक यही कहते हैं कि ये महिलाओं को कोई विशेष सुविधा देना नहीं है, बल्कि ये मानना है कि जैविक रूप से पुरुष और महिला के शरीर अलग अलग काम करते हैं। वे तर्क देती हैं कि कई महिलाएं वैसे भी पीरियड के दर्द के कारण बीमार छुट्टी यानी सिक लीव लेती हैं, तो ये बस उस सच्चाई को एक नाम और वैधता दे रहा है। तो बहस इस बात पर है कि समाज इसे एक जरूरत के रूप में देखेगा या एक बोझ के रूप में। सही। तो इतने जटिल सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को देखते हुए अदालत ने क्या किया? अदालत ने बहुत समझदारी दिखाते हुए अपनी सीमाओं को पहचाना। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा पूरी तरह से एक नीतिगत मुद्दा है, पॉलिसी मैटर। हाँ, इसमें आर्थिक, सामाजिक और जैविक कई तरह के पहलू शामिल हैं। इन सब पर विचार विमर्श करके एक संतुलित नीति बनाना सरकार और विधायिका का काम है, अदालत का नहीं। तो अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया? खारिज नहीं किया, बल्कि उसका सही तरीके से निपटारा किया। उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा कि वे अपनी मांगे और सुझाव लेके केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास जाएं। अच्छा। अदालत ने सरकार को इस पर एक मॉडल पॉलिसी बनाने पर विचार करने को कहा, लेकिन कोई आदेश नहीं दिया। एक तरह से उन्होंने गेंद को सही पाले में डाल दिया, ताकि इस पर एक राष्ट्रीय स्तर पर बहस हो सके। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर हम समेटें तो दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें उभरती हैं। हाँ। एक तरफ स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मजबूती से दखल दिया और इसे मौलिक अधिकार बनाते हुए साफ निर्देश दिए, और दूसरी तरफ कार्यस्थल पर मासिक धर्म अवकाश के जटिल मुद्दे पर अदालत ने खुद को पीछे रखा और इसे एक नीतिगत बहस के लिए सरकार और समाज पर छोड़ दिया, ताकि इसके संभावित नकारात्मक परिणाम न हो। सही। जब हम इन दोनों मामलों को एक साथ देखते हैं तो ये मासिक धर्म को लेकर अधिकारों और सामाजिक धारणाओं में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारी कानूनी व्यवस्था अब जैविक वास्तविकताओं को स्वीकार कर रही है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि वो किसी के अवसरों में बाधा ना बने। एक तरफ अधिकार देना और दूसरी तरफ नीतिगत बहस को प्रोत्साहित करना, दोनों ही इस विकास का हिस्सा हैं। ये एक परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है। स्कूलों पर दिए गए फैसले के अंत में बेंच ने लिखा, हम हर उस बच्ची को ये संदेश देना चाहते हैं जो अनुपस्थिति का शिकार हुई हो, क्योंकि उसके शरीर को एक बोझ के रूप में देखा गया था, कि दोष उसका नहीं है। ये बहुत सशक्तिशाली संदेश है। ये सीधे सीधे उस कलंक पर चोट है जो इस विषय से सदियों से जुड़ा हुआ है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। अदालत ने तो अपनी भूमिका निभा दी, लेकिन समाज के तौर पर इस संदेश को स्कूलों और दफ्तरों की दीवारों से निकालकर हमारे घरों के अंदर, हमारी बातचीत में और हमारी सोच में लाने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए?